हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने गुलाम फोर्स के बारे में बात किया था। गुलाम फोर्स को हमने कंटिन्यू किया था एक्चुअली। उसके बाद हमने उसमें परमिटिविटी को बता दिया था, के को बता दिया था, और गुलाम फोर्स के हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया था के का, है ना। और उसके बाद फिर हमने एप्सिलॉन नॉट का निकाल लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। ठीक है कि एक नई चीज़ हमारे पास निकल करके आ रही है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, देखें शुरू कर रहे हैं अपन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ ये कि मैंने आपको ये कहा था, गुलाम ने क्या बताया था कि अगर दो चार्ज हैं, Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, और वो दोनों किसी पर्टिकुलर या तो मीडियम में हो सकते हैं, या किसी वैक्यूम में हो सकते हैं, या फिर एयर में हो सकते हैं। तो हुआ ये कि जो गुलाम साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पूरे सिस्टम को, यानी कि दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2, और उनको r डिस्टेंस पर रखा और उनको अलग अलग तरीके के सिचुएशन में रख करके देखा। मतलब उन्होंने पहले चार्ज को किसी वैक्यूम में रख के देखा, इन दोनों को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर। ठीक है, और दोनों चार्जेस Q1 और Q2 हैं, उन्होंने पहले क्या किया, पहले तो रख दिया उन्होंने मान लो वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम और एयर में। ठीक है, फिर उन्होंने रखा किसी पर्टिकुलर मीडियम में, जैसे कि कोई हो सकता है इंसुलेटर है ना। फिर उन्होंने देखा कि मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है, फिर उन्होंने मीडियम चेंज किया, उन्होंने फिर उसको कंडक्टिंग मीडियम में रख दिया। समझ में आ रही है। तो उन्होंने इस तरीके से वैक्यूम और एयर में देख करके चेक किया कि क्या इससे फोर्स पर कोई फ़र्क पड़ता है। उन्होंने मीडियम भी अलग अलग चेंज किए, पहले इंसुलेटिंग मीडियम में रखा, फिर उन्होंने कंडक्टिंग मीडियम में रखा। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग मीडियम में और वैक्यूम और एयर में चेक किया कि अगर चार्जेस को मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखता हूँ तो क्या फोर्स पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग मीडियम में रखने से और अलग अलग सिस्टम बदलने से होगा क्या कि फोर्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये किसने देखा, गुलाम ने चेक किया कि क्या मीडियम चेंज करने से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं चार्जेस के सिस्टम का तो फोर्स भी चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से बताएंगे, हम इसको इस तरीके से कहेंगे, गुलाम ऑब्जर्व्ड दैट if medium is changed between charges, then force exerted between the charges changed। यानी कि मीडियम चेंज करने से फोर्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हमें देखेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है, चेंज होता है तो किस तरीके का चेंज होता है। तो उन्होंने देखा कि इफ़ मीडियम इफ़ चार्जेस आर in vacuum or air, then Coulomb force is maximum। यानी कि वैक्यूम और एयर में तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम है। फिर उन्होंने उन्हीं चार्जेस को उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी दूसरे मीडियम में रखा। ठीक है, एंड कॉमा लगा देती हूँ क्योंकि इसके बाद दो और हैं। तो अगर चार्जेस को हमने वैक्यूम और एयर में रखा है तो कुलाम्ब फोर्स मैक्सिमम है। इफ मीडियम इज इंसुलेटिंग देन फोर्स डिक्रीज्ड, यानी कि फोर्स अब थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। एंड इन कंडक्टिंग मीडियम फोर्स इज ज़ीरो। यानी कि गुलाम ने क्या देखा कि अगर मैं एक सिस्टम सेट कर दूं दो चार्जेस के बीच में जिनके चार्ज भी सेट हैं,
ठीक है, आप सेट कर लें, या तो आप पहला चार्ज 2 कूलाम ले लें, दूसरा चार्ज 4 कूलाम ले लें और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी सेट कर दें, सपोज करें 2 सेंटीमीटर। अब आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को अलग अलग तरीके की सिचुएशन में रख करके देखेंगे तो कूलाम ने क्या देखा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को वैक्यूम में या एयर में रखता हूँ तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, इंसुलेटिंग मीडियम में रखता हूँ तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, कंडक्टिंग मीडियम में रखता हूँ तो फोर्स 0 हो जाता है, यानी कि कंडक्टिंग मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स काम नहीं करेगा। तो उसने देखा कि मीडियम चेंज करने से दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब इसी चीज़ से एक नए कांस्टेंट निकल कर के आया, वो क्या कहलाया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या निकल करके आएगी, द अमाउंट, पहले आप देखें डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, फिर मैं समझाऊंगी इसको। द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस in a medium is relatively less than that in vacuum और एयर। समझ में आई बात आपको। समझ में आ रही है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ मीडियम इज रिलेटिवली लेस देन दैट इन वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है, हम खुद ही तो देख रहे हैं कि वैक्यूम और एयर में मैक्सिमम है और बाकी दोनों मीडियम्स में, यानी कि चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग में कम हो जाता है, कंडक्टिंग में 0 हो जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जितना फोर्स किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि द अमाउंट, कितना फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम में कम हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गई। यानी कि हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, एक तो डेफिनेशन ये हो गई और एक हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम कैसे लिखेंगे, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। क्योंकि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, मीडियम में लगने वाले फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम से। यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना कम हो जाता है, वो ही उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। बात आ रही है आपको समझ में। तो एप्सिलॉन आर में हम कंपेयर कर रहे हैं मीडियम में लगने वाले फोर्स को किससे, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से। बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, आगे देखें आप। तो एप्सिलॉन आर, आपको पता है मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में। कूलाम फोर्स को आपने कैसे बताया था, F = KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से बताया था। F आपने क्या बताया था, KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बताया था। K क्या था आपका, K था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। पर ये किस में था, एयर में या फिर वैक्यूम में था, है ना। मैंने आपको जो पढ़ाया था ये, तो मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो K है, देखो ये एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या लिखवाई थी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो ये तो वैक्यूम और एयर की हो गई, पर मीडियम में क्या होगी, बट इन मीडियम K कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन,
ठीक है। अब यहाँ पे एप्साइलन क्या है, एप्साइलन जो है वो अभी भी परमिटिविटी है, पर वो किसकी है, मीडियम की परमिटिविटी है। इस लाइन को आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है, ये अपना रह गया था। तो एप्साइलन नॉट कब यूज़ होगा, जब आपको दिया जाए कि वैक्यूम में है हमारे चार्जेस, और एप्साइलन कब यूज़ होगा, जब हमारे चार्जेस कहाँ होंगे, मीडियम में। समझ में आ गई। तो जब के हमारा चेंज हो जाएगा मीडियम और वैक्यूम के हिसाब से, तो फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा ना। फोर्स में आप क्या लिखोगे, एक बार तो लिखोगे कि F इज इक्वल टू, आपने एयर में तो ये लिख दिया, और मीडियम में क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह बस एप्सिलॉन यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ गई। ये थी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और ये थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ गई। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फोर्स देखें तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये जो आपने फॉर्मूला रखा है उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। आपका एप्सिलॉन आर क्या होगा, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम। मीडियम में कितना होगा, आप क्या लिखोगे, के Q1 Q2, एक स्टेप बढ़ा देती हूँ मैं, चलो, आर स्क्वायर, ये किस में, मीडियम में है ना, और डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किस में, वैक्यूम में। समझ में आ गई बात। तो मीडियम में तो आप कैसे लिखोगे, मीडियम में लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी लगाओगे, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको फिर किससे डिवाइड करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट किसकी है, वैक्यूम की है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो ये तो कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल हो गया। आपका ऊपर क्या बचा, 1/एप्सिलॉन, नीचे क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, वैसे मैं बता देती हूँ। एप्सिलॉन तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर आपका कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, नहीं सॉरी, देखिए भाई ये उल्टा हो गया मेरे हिसाब से। आप इसको ऐसा करना, करेक्शन कर लेना इसमें। ये जो डेफिनेशन थी ना, इसमें आपका यहाँ पे आएगा वैक्यूम और यहाँ आएगा मीडियम, ठीक है। इसको सही कर लेना आप। और यहाँ भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, है ना, ये वाला हो जाएगा वैक्यूम का और ये हो जाएगा मीडियम का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वैक्यूम में मीडियम के कंपैरिजन में, सॉरी, मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना कम हो जाता है ना, तो उस हिसाब से वैक्यूम आएगा न्यूमरेटर में और मीडियम आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो ऊपर वाली आएगी एप्सिलॉन नॉट, वो किस में होगी, वैक्यूम में, और नीचे वाली आएगी आपकी एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया। तो ये कितना बन गया आपका, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई। तो ये आपकी क्या बन गई, देखिए आप दोबारा से देख लें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, उसने अलग अलग मीडियम में रख के देखा तो उसने चेक किया कि फोर्सेस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना कम हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में, किस में, मीडियम में कितना कम हो जाता है, ठीक है। तो इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम, ठीक है। तो हमने वैक्यूम में हम क्या फोर्स लगा दिया, है ना, फिर वैक्यूम में हम वैक्यूम की परमिटिविटी काम में लेंगे और मीडियम में मीडियम की परमिटिविटी काम में लेंगे, और ये हमारा कितना बन जाएगा, ऊपर तो 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1/एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा उल्टा होकर के। तो मेरे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो है यहाँ पे हम बता देंगे, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड व्हाट, एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम ये भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। समझ में आ गई। तो हम इसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं इसे एक नाम और है इसका, वो भी क्या बोलते थे, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। समझ में आ गई। तो फेमस नाम तो इसके ये दोनों ही हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या नई चीज़ें देखी, एक तो देखा एप्सिलॉन जो कि मीडियम की
परमिटिविटी है ये चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम के लिए, यानी कि कांच के मीडियम के लिए अलग होगी, ठीक है, मिट्टी के लिए अलग होगी या किसी और मीडियम के लिए अलग होगी, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट फिक्स होती है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये फिक्स होती है। वैल्यू इसकी मैंने बताई थी आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन एप्सिलॉन जो है वो क्या है, मीडियम्स परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू जो है मीडियम चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू वो देगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके आसानी से डायरेक्टली कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको ऐसा करूँगी, एक टेबल सेंड कर दूँगी, उस टेबल में अलग अलग तरीके के मीडियम में अलग अलग तरीके के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। आप उस टेबल को मतलब याद तो नहीं करना, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसके, कूलाम के नियम का, ठीक है। ओके, थैंक यू।